माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। महोदय, आप जानते हैं, अब 4.5 साल आपका हो गया, आप भी जानते हैं कार्यस्थगन कब लिया जाता है। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अजय कुमार सिंह, यह भी है उसमें है वो। बैठ जाइए अजय जी, पूरा पूछिए। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए ना, है उस विषय है। अजय जी पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए ना। सरकार के रोज थोड़ी होगा, बैठ जाइए। सरकार की ओर से जो उत्तर आया है, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, प्रश्नोत्तर काल भी आप ही का है। 10-11 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन विरोधी दल का है। आप क्यों डिस्टर्ब कर देते हैं विरोधी दल के लोगों का? महोदय, सरकार ने जो उत्तर दिया है कि राज्य कर्मियों को वेतन भत्ता, पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि केंद्र के कर्मियों के संरूप देने के लिए सरकार नीतिगत रूप से बाध्य नहीं है। मैं सरकार के इस उत्तर को सरकार के 3 दस्तावेज के आधार पर चुनौती देता हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 21/11/97 को बिहार सरकार तथा राज्य कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच में समझौता हुआ, जिसकी कंडिका 7 में निर्धारित है कि केंद्र के अनुसार ग्रुप इंश्योरेंस एवं ग्रेच्युटी देय होगा। नंबर 2, क्या यह बात सही है कि इसी आधार पर दिनांक 2/1/98 के आदेश के गठित फिटमेंट कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंस में यह लिखा गया कि केंद्र के समरूप हूबहू वेतनमान, भत्ते एवं सेवा शर्तें दिए जाने को फिटमेंट कमेटी रिपोर्ट देते समय ध्यान में रखेगी। महोदय, समझौता चाहे किसी निजी 2 व्यक्तियों के बीच का हो या सरकार और राज्य कर्मियों के बीच, उसका मूल्य वही रहता है। समझौता तोड़ने वाले की साख समाप्त हो जाती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अपनी साख बचाने के लिए क्या सरकार समझौता की कंडिका 7 के अनुरूप राज्य कर्मियों को देय ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से 25 लाख रुपए दिनांक 1/1/24 से करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री। ये प्रश्न पिछले सत्र में ही ध्यानाकर्षण के रूप में सदन में उत्तरित भी हो चुका था, तो एक तरह से ये तो प्रश्न आना भी नहीं चाहिए था। और माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, जब हम 7th पे कमीशन जब केंद्र सरकार के द्वारा 2016 से लागू किया गया और फिर बिहार सरकार ने उसको 2017 से फिर लागू किया, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पॉलिसी, नीति और राज्य सरकार की नीति में डिफरेंसेस होते हैं, ये हर एक राज्य में है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे कमीशन लागू किया तो बिहार सरकार ने भी कैबिनेट के निर्णय के बाद पे कमीशन को लागू किया, और उसी में एक प्रावधान था जो सेंट्रल पे कमीशन था कि अगर हमारा 50% डीए इंक्रीज करता है तो हमारा ग्रेच्युटी को हम 20 लाख से 25 लाख करेंगे। जो माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, मेरा सिर्फ इतना, सरकार सिर्फ क्यों ये बाइंडिंग नहीं है हम पे, राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया। अब तो भारत सरकार 8th पे कमीशन पर भी विचार कर रही है, लेकिन वर्तमान में जिस 1997 के पत्र का या एग्रीमेंट का माननीय सदस्य द्वारा जो पूरक पूछा गया है, ये कभी भी स्टेट गवर्नमेंट पर ये बाइंडिंग नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो तय किया 7th पे कमीशन के अनुरूप जो भी प्रोविजंस हैं वो उनके अपने राज्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है। एक और पूछ लीजिए। ये कहना है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये जो सरकार और कर्मचारियों के बीच ये समझौता हुआ था, ये इनका दस्तावेज, मेरा नहीं। इसके बाद जो फिटमेंट कमेटी के लिए है, ये बिहार सरकार वित्त विभाग का संकल्प है कि राज्य सरकार अपने सेवी वर्ग के केंद्रीय सेवा शर्तों के साथ केंद्रीय वेतनमान, भत्ता एवं अन्य सभी सुविधाएं यथा चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, ग्रुप बीमा, ग्रेच्युटी, मकान भाड़ा इत्यादि केंद्र के अनुरूप स्वीकृत करने के लिए में सैद्धांतिक रूप से सहमत है।
माननीय मंत्री जी का जो जवाब था कि सैद्धांतिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो यहाँ तो ये सरकार का दस्तावेज है, ये सैद्धांतिक रूप से आप सहमत हैं। इसके बाद जो है तो फिटमेंट कमेटी बनी और फिटमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट है, इन लाइट ऑफ डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 1997 on scales of pay for central government employees based on the recommendations of the 5th Pay Commission report, the Fitment Committee was required, according to government resolution, to submit its recommendation on revised scales of pay for state government employees effective from 1/1/96. While submitting its recommendations, the committee was required to keep in mind that state government employees getting higher or lower remuneration, that central employees will be sanctioned only such scales as being drawn by central government employees. The state government had decided to grant central scales of pay and allowance with central conditions of service, and accepted in principle that all facilities like medical allowance, traveling allowance, group insurance, gratuity, house rent allowance, etc. will be provided to its employees as permissible to employees of the central government. ये मेरा कागज नहीं है, सरकार का कागज, ये सरकारी दस्तावेज। ऐसा करिए ना, चूंकि आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, तो माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, आपको लिखित उत्तर भिजवा देंगे। नहीं, ये प्रोसीडिंग का पार्ट बने, हम ये नहीं आप तो पढ़ चुके। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ये नहीं कहते कि ये जो आपका कागज है ये आपका दस्तावेज है, आप बढ़ाइए नहीं बढ़ाइए आपका मामला है। आपके पास पैसा नहीं हो, आप कह दीजिए कि हम बैंकरप्ट हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने दस्तावेज को तो एक्सेप्ट कीजिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दस्तावेज मंत्री जी को दे दीजिए, आपको लिखित उत्तर भिजवा देंगे। इसको महोदय प्रोसीडिंग एक मिनट बैठ जाइए, मंत्री जी कुछ कहने वाले। अध्यक्ष महोदय, बैंकरप्ट नहीं है हमारा, तो बजट आकार 23,000 करोड़ से अब 3,17,000 करोड़ तक चला गया है। हमारे हाथ में बिहार सरकार का बजट है जो 2017 का है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस विषय को माननीय सदस्य उठा रहे हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पर, सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में भारत सरकार के लिए जो कर्मचारियों के लिए जो नियमावली बनाती है, वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है। विभिन्न राज्यों में अपने कर्मचारियों की अपनी पॉलिसी होती है, और राज्य सरकार मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में जो उचित लगता है, मेजर प्रोविजंस जो 7th पे कमीशन के हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने मंत्रिमंडल के निर्णय से माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद उसको लागू किया हुआ है, और ये स्टेट गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है। यही मेरा माननीय सदस्य को मेरा सूचना देना। अजय जी महोदय, बैठ जाइए, आपका हो गया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच समझौता हुए, और जब समझौता सरकार ने किया और उसको लागू करने का डेट भी दिया, तो उसको पूरी तौर पर लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है, ये जानना चाहते हैं। आप अजय बाबू कागज मंत्री जी को दे दीजिए, पूरा अध्ययन करके फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आपका है कि हो नहीं पाएगा ना, तो वो पूरा उत्तर आपको भिजवा देंगे। दे दीजिए, पढ़िए। नहीं अध्यक्ष महोदय, एक बात हो गया आपका। अब आपके बात तो अजय जी बोल लिया, अब आप कैसे बोलिएगा? आपने हो गया, आप दे दीजिए मंत्री जी को। महोदय, एक बात सुन लिया जाए। हमारा ये कहना है कि सरकार ने लिखा है कि भत्ता, पेंशन, उपादान आदि केंद्र सरकार के कर्मियों के स्वरूप देने के लिए नीतिगत रूप से बाध्य नहीं है। इसका उत्तर अस्वीकारात्मक है। सरकार ये कहे कि ये स्वीकारात्मक है, पैसा होगा तो देंगे। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। हो गया। चाहता हूं सर कि समझौता आपने कहा किया, आपको, चूंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं। समझौता सिर्फ को दबाने के लिए होता है। अजय जी, तो समझौते का कागज उन्होंने पढ़ के सुनाया है। बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए, आप पहले बैठ जाइए ना। उन्होंने उसको भी पढ़ के सुनाया है, इसलिए मैंने कहा उनको कि सब कागज उनको दे दीजिए और वो लिखित उत्तर उनको भेज। श्री संजीव कुमार, पूरक पूछिए संजीव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं जो उत्तर आया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उत्तर में दिए हैं हर जोरावरपुर पंचायत, नया गांव है और कोलवारा है और
साथ में डोएठा पंचायत है, यहाँ पे बैंक की दूरी 4 से 6 किलोमीटर पे है और वो जो है वहाँ पे सिर्फ ग्राहक सेवा केंद्र खुला है, उसका एक सीमित दायरा होता है, 10,000 से 25,000 तक का ही ट्रांजैक्शन उसमें होता है। उससे ज्यादा ना बैंक ना किसानों को लोन का सुविधा उपलब्ध हो पाता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि ठीक है, आपने उत्तर में लिखा है कि यहाँ पे जो ये दिया जाएगा, जो भी बैंक का सुविधा दिया जाएगा वो बैंक पे निर्भर करता है, लेकिन सरकार के स्तर से उपरोक्त जगह पे एक शाखा खोलने का प्रस्ताव बैंकों को भेजा जाए। मेरा ये आग्रह है माननीय मंत्री से। आपका आग्रह मंत्री ने सुन लिया है, कुछ बोलने वाले हैं माननीय मंत्री? अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जिन गांव का विषय उठाया है, हमने उत्तर में स्पष्ट किया है कि वहां पे बैंकिंग सर्विसेज, मतलब किसी भी व्यक्ति वहां पे बैंकिंग सर्विसेज से वंचित नहीं है, चाहे वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से हो या वो ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से हो। बहुत विस्तार से हमने उनको माननीय सदस्य का जो विषय था, जिन गाँव का उन्होंने उल्लेख किया, वो मैंने बताया भी। माननीय सदस्य और आपके माध्यम से पूरे सदन की जानकारी के लिए, भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग का एक सर्कुलर है जो 2023 में बिहार के संदर्भ में वो पत्र आया था। अगर आपकी अनुमति हो तो एक पैराग्राफ में पढ़ दूं। आई वुड ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मुकेश कुमार बंसल जी, उनका पत्र है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, जो हमारे यहाँ मुख्य सचिव को इन्होंने, जो वित्त सचिव थे, उनको लिखा है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज is to ensure availability of banking outlet with bank branch, business correspondent और India's post payment bank center within 5 kilometers। या हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से या ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से 5 किलोमीटर जो बिहार की जो एक जितने भी रेवेन्यू विलेजेस हैं उस कंटेक्स्ट में आया है। और ये आगे ये कहते हैं कि ये the bank center within 5 kilometers distance of every inhabited village in the country under financial inclusion initiatives of government of India। भारत सरकार पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आप अवगत हैं। बिहार के संदर्भ में जिन्होंने बताया है, इन दिस कंटेक्स्ट द प्रोग्रेस इज बीइंग मॉनिटर्ड थ्रू द जनधन दर्शक application on which over 6 lakh banking outlets have been mapped through geographic information system GIS across country। The total number of villages in Bihar is 39133, 39,133, and all villages are covered with banking outlets as per the criteria prescribed। The status of banking infrastructure in the state of Bihar as on 30th April 2023 is टोटल ब्रांच बिहार में 7,897 हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट 1,03,245 हैं, एटीएम्स 6,870 हैं और जो इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है उसकी संख्या 8,431 है। तो जिन गांव का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, सर्विसेज वहां पे है, बैंक की फुल फ्लेज ब्रांच वहां नहीं हो सकती है, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज वहां के लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। माननीय सदस्य केवल ये कह रहे हैं, मैं जय सिंह जी सर, एक one request, I appreciate what he has said, sir, but my humble request is at least you can send the proposal to the concerned bank to open the bank in that concerned village। वो केवल एक प्रस्ताव है, दीजिए। मैं बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आप भी अवगत हैं कि बैंक अपनी शाखाएं खोलने के लिए जो कॉमर्शियल वायबिलिटी है उस आधार पर बैंक निर्णय लेती है और आरबीआई का भी स्पष्ट रेगुलेशन है कि लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना है। तो जहां भी बैंक को लगता है आवश्यकता अनुसार वो ब्रांचेस को वो खोलती भी है और जो माननीय सदस्य की जो चिंता है उसमें वित्त विभाग देख लेगा, जो संभव होगा हम करेंगे। ठीक, धन्यवाद। श्री रामबली सिंह यादव, पूरक पूछिए रामबली बाबू। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था महोदय, काको प्रखंड अंतर्गत सैदाबाद गांव में कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए और जमीन का पूरा खाता नंबर, प्लॉट नंबर भी हमने दिया था। उत्तर आया है महोदय कि ये कब्रिस्तान की घेराबंदी प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है और इसकी प्राथमिकता सूची का निर्धारण पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी संवेदनशीलता के आधार पर निर्धारित करते हैं महोदय। 2018 में जहानाबाद में जो दंगा हुआ था महोदय, इसी सरकार के रहते, और उसका असर अगल बगल इलाकों तक पहुंचा था, तो क्या इससे भी बड़ा संवेदनशीलता का प्रमाण आवश्यक है महोदय? हम सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या इसको प्राथमिकता सूची में दर्ज कर
इस कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने पर सरकार विचार करती है, माननीय मंत्री। और अगर हाँ तो ये कब तक? महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस बात का जिक्र किया, एक आवेदन हमको भेज दें, हम कलेक्टर को भेज देंगे, वो देखेंगे, उसके बाद उसको विचार किया जाएगा। ठीक, एक आवेदन भेज दीजिए तो कलेक्टर को भेज देंगे ताकि उसका विचार करें। श्री अजीत कुमार सिंह। प्रमोद जी, मेरा काम आप मत करिए। हाँ, आप मत कहिए भेजने के लिए। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो पॉजिटिव जवाब है, सरकार के पहल पॉजिटिव है। अलग से भी आवेदन देना? हाँ, एक दे दीजिए इनको, मंत्री जी को दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए अजीत जी। पूरक पूछ रहा हूं महोदय। हमने जो सवाल किया, बड़ी जवाब देने में बाजीगरी दिखाते हैं अधिकारी लोग। पूरक पूछो भैया, पूरक। वही तो पूरक है महोदय। पहला मैंने पूछा कि क्या जो राज्य में अन्य राज्य कर्मी शहर में रहते हैं उन्हें अतिरिक्त शहरी भत्ता मिलता है, तो लिखा है कि स्वीकारात्मक है। फिर हमने पूछा कि क्या पुलिसकर्मी जो इधर पटना दानापुर में रहते हैं क्या इनको मिलता है, तो पहले तो लिखना चाहिए था कि नहीं मिलता है, वो नहीं लिखा गया है। जवाब जो दिया गया है उसमें एक चिट्ठी का हवाला दिया गया है महोदय कि 18 जून 24 के आलोक में पुलिस मुख्यालय को पटना जिला के खगौल और यहाँ पर देने के लिए भेजा गया है, लेकिन ये अभी तक लागू क्यों नहीं है, मेरा ये पहला पूरक है महोदय। माननीय मंत्री। महोदय, निर्देश दिया गया है, लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं अध्यक्ष महोदय जवाब तो बहुत भेग में है कि निर्देश दिया गया है, लागू हो जाएगा। महोदय, मैं जब सवाल पूछ रहा था तो फरवरी का महीना रहा होगा, और पिछले साल जून में आपने आदेश दिया और फरवरी 2025 तक लागू नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन्होंने आपके आदेश को इतने दिनों तक लागू नहीं किया, क्या उसके ऊपर आप कार्रवाई करना चाहते हैं? डायरेक्शन दिया गया, नहीं लागू होगा तब न कार्रवाई कीजिएगा। डायरेक्शन दिया गया है, जल्दी ही लागू करने का काम। महोदय लागू नहीं हुआ है। एक तो बात है कि लंबे समय से इनको नहीं मिलता है, दूसरा जब सरकार ने 2024 में इसका फैसला किया, 6 महीने से लागू नहीं हुआ, तो हम कब तक माने कि लागू होगा? जब 6 महीना लागू नहीं हुआ तो ये जवाब देना कि लागू हो ही ना जाएगा, ये तो गलत जवाब है महोदय। जवाब ये दिया जाए कि लागू सरकार के आदेश को महोदय हम लोग भी जितना 4.5 वर्षों में समझे हैं कि अधिकारियों को 15 दिनों में लागू करना होता है। अगर उन्होंने लागू नहीं किया तो ये सरकार का, बिहार सरकार का अवमानना है महोदय, माननीय मंत्री जी का भी अवमानना है। तो उनके ऊपर एक्शन कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, और कितने दिनों में इसको लागू करेंगे, हमको बता दें महोदय। माननीय मंत्री। जल्द से जल्द लागू कर लिया जाएगा, नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। श्री देवेश कांत सिंह। पूरक पूछिए देवेश जी। जी, पूरक पूछिए। आपके आदेश से पूछता हूं कि ये बीएलओ लोगों को तो उनका कार्य भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन जो AERO जो पूरे साल भर मतदाता सूची का काम चल रहा है, इससे संबंधित ब्लॉक लेवल पर कोई व्यवस्था नहीं है। ERO ऑफिस में होता है, जो RO ऑफिस है, ERO ऑफिस है, वहां हो जाता है, लेकिन ब्लॉक में ब्लॉक का पैसा लगा के उसका बिल संपुष्ट किया जाता है, जो कि झंझट का काम है, बाद में उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए AERO ऑफिस कार्यालय के लिए क्या व्यवस्था है, यही पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री। महोदय, सुनो भाई, जवाब सुनिए। महोदय, ये जो बीएलओ को भत्ता दिया जाता है, इसलिए कि बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो मूल कार्य है उसके अलावा बाकी समय में, जो सब लोग को, कम से कम हमारे साथियों को पता है कि बीएलओ प्रायः शिक्षक होते हैं और कुछ दूसरी सेवा से भी होते हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो अपना काम करने के पश्चात गांव में घर घर घूम के वो मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे या मतदाता सूची को अद्यतन करेंगे, इसलिए उनको भत्ता दिया जाता है। और AERO जो है, ये अपने जितना देर उनका ऑफिस टाइम है, उनको अपने दफ्तर में बैठ कर ही काम करना रहता है, इसलिए उनको कोई भत्ता या टीए नहीं दिया जाता है। ये लोग तो घूम घूम के घर घर जाके न कलेक्ट करते हैं और अपने दायित्व के अलावा करते हैं, और AERO के तो दायित्व में ही शामिल है महोदय,
इसलिए उनको नहीं अलग से दिया जाता। मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो अलग विषय है। बीएलओ को भत्ता मिलता है, वो अपना काम करते हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, चाहे एईआरओ भी अपना कार्यालय में काम, लेकिन उससे संबंधित जो एईआरओ कार्यालय में प्रखंड स्तर पर जो बैठकें होती हैं, उससे संबंधित जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूं। माननीय मंत्री से आग्रह हो कि उस कार्यालय की व्यवस्था, जब बीएलओ की बैठक प्रखंडों में होती है, जहां बीडीओ उनके एईआरओ के रूप में काम देखते हैं, तो उस कार्यालय के अन्य खर्च के लिए मैं कर रहा हूं, कार्यालय में उनको भत्ता मिलता है, बीएलओ को मिलता है, एईआरओ को उनको कार्यावधि में काम करते हैं, लेकिन जब शनिवार रविवार छुट्टी के दिन भी काम करते हैं तो उसके लिए भी कुछ अवकाश का एडजस्टमेंट होना चाहिए। महोदय, प्रश्न देखा जाए इसमें तो उनके साथ काम करने वाले कर्मियों का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ एईआरओ और बीएलओ का जिक्र है, इसीलिए हमने इन्हीं दोनों को कहा है। और वैसे भी सब लोग जानते हैं कि अगर किसी पदाधिकारी के कार्यालय में अन्य कर्मी अगर काम करते हैं तो उसका उनको अतिरिक्त पारिश्रमिक या कुछ मानदेय देना रहता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, ये उनके लेवल से निर्णय लिया जाता है। श्री समीम अहमद, मुकेश जी पूछिए। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, ट्रांसफर हो गया है आपको? नहीं आया, अगली बार देंगे। बैठिए, ट्रांसफर हो गया है अल्पसंख्यक कल्याण से शिक्षा विभाग में, तो अगली बार जब आएगा तो मिलेगा। श्रीमती कविता देवी, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है? नहीं, उत्तर नहीं मिला है। तो बैठ जाइए, देखा नहीं होगा, मिला नहीं। माननीय मंत्री उत्तर पढ़ दीजिए इनका, कविता जी का। वस्तु स्थिति यह है, कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा प्रखंड में कोलासी शिविर के रूप में संचालित है। कोलासी शिविर में पुलिस पदाधिकारी 6, डीएपी 4, गृह रक्षक 5 कार्यरत है। वस्तु स्थिति यह है कि नवनिर्मित सहायक थाना कटिहार से कोलासी की दूरी 2 किलोमीटर में है। कोलासी में विधि व्यवस्था संधारण में कोई समस्या नहीं है। खंड 3 उपरयुक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। वर्तमान में कोलासी ओपी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। श्री विजय कुमार खेमका, पूरक पूछिए विजय जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है महोदय। पर्याप्त है, लंबा चौड़ा। पूरक पूछ रहा हूँ महोदय। हाँ पूछिए। पूरक से ही संबंधित है महोदय। बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय उद्योग का लगातार विस्तार हो रहा है और माननीय मंत्री जी के प्रयास से भी काफी इन्वेस्टर बिहार में भी आए हैं और पूर्णिया ब्याडा क्षेत्र में भी आए हैं। और मंत्री जी ने प्रश्न में स्वयं स्वीकार किया है कि पूर्णिया का जो ब्याडा क्षेत्र है, जिसमें मरंगा और सिटी का जो ब्याडा क्षेत्र है, वो 251.55 एकड़ में और 28.86 एकड़ में उसका फैलाव है। पूरक पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, उसी से संबंधित है जो उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय। और 200 से ज्यादा उद्यमी उद्योग लगाए हुए हैं, जिसमें भारी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कामगार काम करते हैं। उसमें हमारा अध्यक्ष महोदय प्रश्न था कि उस केंद्रों पर, उस ब्याडा के अंदर वित्त के ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की व्यवस्था, डाकघर की व्यवस्था और उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था वहां रहनी चाहिए। माननीय मंत्री जी का अध्यक्ष महोदय उत्तर आया है, ये इस विभाग से संबंधित नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से, कि जिस तरह कृषि विभाग से सारे विभाग जुड़े हुए हैं, उसी तरह उद्योग विभाग से भी वहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए, कामगारों को उनको सुविधा देने के लिए, ये तीनों चीजों का होना वहां अत्यंत आवश्यक है। और ये ब्याडा क्षेत्र है जहां संसाधन है। पूरक पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, पूरक है। मेरा पहला पूरक है कि दोनों ब्याडा क्षेत्र से डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र और बैंक की दूरी काफी दूर है और वहां बहुत बड़ी संख्या में कामगार काम करते हैं। तो क्या मंत्री जी
तीनों जो विभाग इसमें लिखे हैं उसमें अनुशंसा करके वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र और डाकघर और बैंक खुलवाने का विचार रखते हैं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हमारे जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, और आप अवगत हैं कि हमारा लैंड बैंक भी विस्तार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के बाद भी काफी विस्तार हुआ हमारा औद्योगिक क्षेत्र का, और बियाडा के माध्यम से हम सभी औद्योगिक क्षेत्र का एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। और माननीय सदस्य ने जो कहा, क्योंकि पूर्णिया इंडस्ट्रियल एरिया इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हाई प्रायोरिटी पर है और बहुत जल्दी वहां पे एयर सर्विसेज भी शुरू होने वाली है, तो पूरे पूर्णिया क्षेत्र की वायबिलिटी बहुत बनती है। तो माननीय सदस्य ने जो कहा है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर के तौर पर जो उद्योग विभाग के माध्यम से सीधा होगा उस पर भी हम काम करेंगे, ना सिर्फ पूर्णिया में बल्कि अन्य औद्योगिक क्षेत्र में भी। और जो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र या कुछ और ऐसी सुविधाएं, तो आवश्यकता अनुसार उन संबंधित विभागों से भी उद्योग विभाग समन्वय स्थापित करेगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वहां कैंटीन की व्यवस्था आइडा द्वारा की जा रही है। सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं कि वो कैंटीन का निर्माण कब तक हो जाएगा। माननीय मंत्री। लगातार अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कामगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तो महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल भी हम लोग सरकार के माध्यम से भी हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के लिए शुरू कर रहे हैं, तो शीघ्र उसको हम प्रारंभ करेंगे। और क्योंकि वहां पे श्रमिक काफी हैं, तो वो आवश्यकता विभाग को लगा तो आइडा के माध्यम से उसका निर्माण करा रहे हैं, तो उसको शीघ्र से शीघ्र हम लोग उसका कार्यान्वयन प्रारंभ कराएंगे। मंत्री जी को धन्यवाद। श्री अमर कुमार पासवान। अमर कुमार पासवान। श्री अख्तरुल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जवाब देने का कष्ट किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये योजना जो है महोदय, मदरसा सुदृढ़ीकरण का 2017 से शुरू किया गया है, लेकिन मेरे विधानसभा में एक भी मदरसे का अभी सुदृढ़ीकरण नहीं हो सका है। मैं पूरक के तौर पर पूछता हूं कि 2 मदरसों का तस्करा इन्होंने किया है कि मदरसा आलिया सिद्दीकिया पूर्णिया बैसा प्रखंड के अनुदानित मदरसा आलिया सिद्दीकिया टिंगोज बैसा एवं मदरसा रहमानिया खपड़ा बैसा का जिला अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निधि की उपलब्धता के आधार पर 2025-26 में योजना को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। महोदय, मैं ये चाह रहा हूं कि निधि, ये मामला 2017 से चल रहा है, एक भी मदरसा नहीं बना है, और ये मामले को टालने की निधि की उपलब्धता पूरक क्या है? तो मैं पूरक के तौर पर कहना चाहता हूं महोदय कि मदरसा इस्लामिया भेरमाड़ा, कलीमिया रसेली, इस्लाहुल मुस्लिमीन कुचेली और मनवारे, नूरुल इस्लाम मछट्टा, असातुल इस्लाम अमोर, फैज रहमानी भंकर भोकड़ी, मलहड़ा ईदगाह, अनवारुल उलूम धोबनिया और फलाहुल मुस्लिमीन, ये ऐसे मदरसे हैं जहां बच्चों की संख्या अधिक है, मकान नहीं है। इन मकानों का भी, ये दोनों प्रस्तावित मदरसे और ये भवनहीन मदरसों में ये कब तक कार्य कराएंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड के अनुदानित मदरसा आलिया सिद्दीकिया दिगौज बैसा एवं मदरसा रहमानिया खपड़ा बैसा का जिला अनुमोदन समिति के से प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है। राशि गुप्ता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय प्रावधान होते ही मदरसे की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के अमौर प्रखंड के मदरसा का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें हम मंगवा लेते हैं। महोदय, क्या जिन मदरसों का मैंने उल्लेख किया है, माननीय मंत्री उन मदरसों का प्रस्ताव मंगाकर उस पर कार्य को आगे बढ़ाएंगे? उसको हम दिखवा लेते हैं, विचार करते हैं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है सरकार की तरफ से, लेकिन उस जवाब में मेरे सीधे सवाल का जवाब जो है वो टेढ़ा करके दिया गया। हमने साफ पूछा था कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने में आप कब तक देंगे, कितने वर्ष लगाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित करके किया जाएगा। तो हमारा पहला सवाल है कि आपका लक्ष्य क्या है चरणबद्ध तरीके का, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे, कम से कम 5 वर्षों का आप लक्ष्य बता दें। पहला सवाल हमारा। माननीय मंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बिहार में जाति आधारित गणना करवाई, उसी में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर 94 लाख परिवार चिन्हित किए गए
जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है, उनके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार लघु उद्यमी योजना के माध्यम से एक नई योजना की शुरुआत की गई, जिसका नोडल विभाग उद्योग विभाग है, और प्रथम बार 50,000 लोगों को देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आवेदन मांगे गए सभी वैसे लोगों से जिनकी मासिक आय 6,000 मतलब सालाना 72,000 रुपए है। तो 2,02,000 आवेदन आए और उसमें से 40,000 लोगों को उसमें से दिया गया बिहार लघु उद्यमी योजना का प्रथम किस्त जो 50,000 है। इस वित्तीय वर्ष का 24-25 का, क्योंकि जितने लोगों ने आवेदन दिया था उनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां थी, तो उस स्क्रूटनी के बाद लगभग 40,000 को योग पाया गया, तो उनको राशि दी गई। इसी महीने के 7 तारीख को वित्तीय वर्ष 24-25 में पिछले वर्ष के लक्ष्य को और इस वर्ष के लक्ष्य को जोड़ के 59,000 लोगों को का चयन किया गया है और 11,000 लोगों को वेट लिस्ट में रखा गया है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां होंगी तो वेट लिस्ट में से लिया जाएगा। अपने आप में ये पूरे देश में बिहार ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक गरीब परिवार में कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधि प्रारंभ की जाए, और हम प्रत्येक वर्ष जो आवेदन मानते हैं तो इस बार 2,32,000 आवेदन आए। विगत वर्ष से 30,000 हमको आवेदन ज्यादा आए, और फरवरी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जो माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि जो जाति आधारित गणना का जो सर्वेक्षण का जो डेटा था, उस डेटा को हम साइंटिफिक तरीके से कैसे इस्तेमाल करके मोबाइल बंद करिए, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हम उसमें डालें कि जिनको हमको लाभुक को देना है उन लाभों को हम सीधे दे सकें। तो उसके लिए एक समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया है, और अगले वित्तीय वर्ष से जो माननीय सदस्य की चिंता है वो सरकार उसके प्रायोरिटी में है। हम लगातार ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उद्यमिता का एक नया कल्चर बिहार में प्रारंभ हो रहा है, जहां ग्रामीण स्तर पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और या बिहार लघु उद्यमी योजना के माध्यम से हम स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष जो हमारा 25-26 जो प्रारंभ होगा, उसमें इस डेटा का साइंटिफिकली हम कैसे बेटर इस्तेमाल करके हम लोगों तक लाभ पहुंचाए, उस पर हम काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने नीतियों और उनके प्रोसेस पर बात नहीं किया। हमने हमारा सीधा पहला जो प्रश्न था कि ये 2-2 लाख रुपया गरीबों को जो देने की योजना है, तो इनका जो निर्धारित लक्ष्य जो है वो प्रति वर्ष का क्या है, लेकिन इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। बताया तो उन्होंने नहीं जवाब दिया। वो नीति और प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, आप उत्तर भी नहीं पढ़ रहे हैं। नीति और प्रोसेस की बात किया उन्होंने। हम दूसरा प्रश्न से करना चाहेंगे। साफ लिखा है कितना हजार चयनित किया, उसमें कितना हजार दिया, कितना करोड़ ये प्रति वर्ष का हमने पढ़िए ना। नहीं दिया उन्होंने। हम ये बात कहना चाहेंगे। दूसरा हमारा सवाल है मंत्री जी से कि यदि ये समझते हैं कि बिहार का कुल बजट आज के दौर में 3,16,000 करोड़ रुपया से कुछ प्लस है, जब ये योजना घोषित की गई तो उस समय बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से कम था, और यदि 2 लाख रुपए 94 लाख परिवारों को दिए जाएंगे तो ये तो बजट का बड़ा हिस्सा, 3/4 हिस्सा वो एक ही योजना में चला जाएगा। तो क्या सरकार को ये मालूम था कि नहीं कि ये जो घोषणा की जा रही है ये गरीबों को धोखा देने के लिए है? क्या ये सरकार को मालूम था कि नहीं? ये हमने माननीय सदस्य, जब ये घोषणा हो रही थी उसमें आप भी थे और मैं भी था, और उनका अरे सुन तो लीजिए ना, पूरी बात तो सुनिए ना। आप एक ही बात बार बार कर रहे हैं और सही बात नहीं कर रहे हैं। और ये भी लोग थे, और शायद आप ही थे यहाँ बैठे हुए। जब कहा गया तो बड़ा साफ मुख्यमंत्री ने कहा था क्रमवार, जिसकी चर्चा ये भी कर रहे हैं, तो क्रमवार हुआ तो एक बार में कैसे बजट में हो सकता है? ये तो आपको विचार करना चाहिए। आप तो जागरूक विधायक के साथ पढ़ते लिखते रहते हैं। मैं बैठ जाइए, बैठिए ना, आप बैठिए। आप मतलब आप चाहते थे कि क्या सरकार लक्ष्य है आपका, कितने सालों का है? आप बैठिए, बैठिए। अरे पहले इनका प्रश्न है, पहले इनका प्रश्न होने दीजिए पहले। अरे बैठिए, आपका नहीं, बैठिए। उनका प्रश्न पर होने दीजिए, आप जवाब देंगे। हम तो केवल आपको याद दिलाया, मैंने केवल आपको याद दिलाया। कितने वर्षों में ये बैठ जाइए ना, हमने केवल याद दिलाया आपको। क्रमवार पहले ही घोषणा हुई है। बोलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट बताया, पिछले वित्तीय वर्ष 23-24 का भी मैंने बताया, 24-25 का भी मैंने बताया, और 25-26 के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर एक बैठक हुई है कि जिसमें इसको और हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो मैंने
इस बात को सदन में भी कहा माननीय सदस्य के प्रश्न के आलोक में कि अगले वित्तीय वर्ष में इसको और हम बेटर कैसे करें, और जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है उस डेटा का साइंटिफिक इस्तेमाल आपको बता दें, जो प्रधानमंत्री अन्न योजना का जो वितरण हो रहा है वो SECC की सूची पर हो रहा है और उसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाया था क्योंकि वो डेटा ऑनलाइन अवेलेबल था। तो जिन लोगों को खाद्य आपूर्ति विभाग ने तय किया कि इनको हमको नहीं देना है, जैसे इनकम टैक्स पेई हैं या जिनका पक्का मकान है, तो उनके डेटा को हटाया गया था। तो उसी तरह के अप्रोच पे हम लोग इस डेटा का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जब मुख्य सचिव से बड़ा बड़ी पदाधिकारी सरकार में कोई नहीं है उनके स्तर पर, और जो आपकी चिंता है, माननीय अध्यक्ष ने स्वयं कहा, हम सब इस सदन में उपस्थित थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि 94 लाख परिवार समाज के हर एक वर्ग से हैं, उनको हम चरणबद्ध तरीके से देंगे। पिछले वर्ष हमने जितना दिया उससे अधिक 20,000 हमने इस बार अधिक दिया, और मुझको पूरा विश्वास है कि 25-26 वित्तीय वर्ष में जो हमारा लक्ष्य है वो और भी बढ़ेगा। फिर हमारे सवाल का जवाब नहीं आया महोदय, फिर हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। हम कह रहे हैं कोई योजना अनंत काल के लिए नहीं चलेगी, कोई योजना जब बनाते हैं उसका समय रहता है। तो इस योजना का सरकार के पास कितने वर्षों का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो वर्ष बता दें कि इतने वर्षों में हम 2 लाख लोगों को ये सीधे बतावे मंत्री जी, ये बताया तो हम नीतियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम योजना के नियम और नीतियों की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे हम वर्ष जानना चाहते हैं, बस सीधा सा सवाल है। बैठ जाइए, बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। पूरक पूछिए, नहीं पूरक पूछिए, पूरक सीधे पूरक पूछ रहा हूँ, पूरक पूछिए। महोदय पूरक ही है महोदय, हाँ तो बताना पड़ेगा ना पूरक पूछने से पहले। महोदय आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट में महोदय बहुत जरूरी सवाल है बिहार की जनता के लिए महोदय, आप और हमारे सबके लिए पूरक पूछिए ना। आर्थिक सर्वेक्षण में महोदय रिपोर्ट आया है कि पिछले साल 40,000 लोगों को दिया गया, पहली किस्त 50,000 रुपया। इस बार जो 5 फरवरी तक डेट था महोदय, 5 मार्च तक डेट था, उसमें महोदय है कि 60,000 लोगों को दिया जाएगा, मतलब 2 साल में 1 लाख लोगों को। महोदय अगर इस हिसाब से सरकार देगी पूरा तो इसको देने में 236 हम भाषण के लिए समय नहीं देने वाले महोदय। कब तक पूछिए, कितने साल में सरकार सभी गरीबों को 2 लाख रुपया दे देगी, ये मेरा पूरक है। महोदय हम इसमें जो पूरक पूछना चाहते हैं कि सरकार की योजना के अनुसार अभी तक 1 लाख लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और 94 लाख परिवार हैं। अभी पोर्टल जब चालू हुआ और बंद भी हो गया पूरक महोदय, उसी में मैं पूछ रहा हूं, तो उसमें जितने डॉक्यूमेंट मांगे गए उसको बनवाने में ही असली गरीब छूट गए। क्या पोर्टल खोलना चाहती हैं सरकार? उसको एक बार पोर्टल खोल करके और 94 लाख महोदय 94 लाख लोग स्पष्ट है महोदय, लेकिन इसके लिए आय प्रमाण पत्र का जो ये लिया जा रहा है डॉक्यूमेंट के रूप में, आय प्रमाण पत्र बनाने में 6,000 से कम आमदनी वाले लोगों को बनाती ही नहीं है। वहां के जो पदाधिकारी जो है वो बनाते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जो 94 लाख लोग हैं जो चिन्हित है, सर्वे किए हैं, उनको आप 2 लाख रुपया अनुदान देंगे या नहीं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इनको तो प्रशंसा करनी चाहिए कि सरकार बिहार में उद्यमिता को बढ़ाने की दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। किसी भी राज्य में इस तरह की योजना नहीं है जहां पूरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली को 2 लाख रुपए ग्रांट दिया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, और ये जब चरणबद्ध तरीके से जब बात हुई अध्यक्ष महोदय, ये मेरी बातों को ये सुन नहीं रहे। अब सुनिएगा भी नहीं, कैसे होगा बोलिए, प्रश्न करिएगा। अध्यक्ष महोदय गंभीरता से तो ये मैंने स्पष्ट कहा कि एक जब हमारे पास संख्या ज्यादा है हम आवेदन मांगेंगे ही, किसी भी आवेदन का एक डेडलाइन रहेगा ही, अनिश्चित पोर्टल नहीं खुला रह सकता है। दूसरी बात मैंने कही कि मुख्य सचिव के स्तर पर एक समीक्षा हो चुकी है कि इस डेटा को और कैसे व्यापक इस्तेमाल करें, ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। 25 वर्ष में उस कमेटी की रिपोर्ट 26 वित्तीय वर्ष का जो हमारा टारगेट होगा और हम आगे इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये लाभुक सिर्फ बिहार उद्यमी योजना से नहीं, लघु उद्यमी योजना से नहीं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से भी लाभान्वित होते हैं, स्टार्टअप से भी लाभान्वित होते हैं और प्रधानमंत्री रोजगार योजना से भी लाभान्वित होते हैं। तो इनको जब जो कि कोई व्यक्ति एक स्कीम का लाभ ले चुका है वो दूसरा स्कीम का लाभ उसको नहीं दिया जा सकता है, इसलिए हम हर एक वर्ष आवेदन मांगते हैं
और इनको भी बेसिक समझ होनी चाहिए कि जो बजट का आकार होगा ये उससे जुड़ा हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो इनको बताने की जरूरत। हम बेहतर कर रहे हैं और बिहार पूरे देश में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसकी प्रशंसा इसको करनी चाहिए, आज 1.5 लाख से भी अधिक उद्यमी ग्रामीण अंचल में सफलतापूर्वक स्वरोजगार का काम वो कर रहे हैं, जिसपे जितने परिवार आश्रित हैं, बिहार में एक नया माहौल बन रहा है औद्योगिकरण का और स्वरोजगार का। श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, श्री आबिदुर रहमान, श्री आबिदुर नहीं बैठिए, श्री आबिदुर रहमान, बोलिए आबिदुर रहमान साहब, पूछिए, पूरक पूछिए रहमान साहब, नहीं है। श्री अजय यादव, श्री अजय यादव, आबिदुर रहमान साहब बोलिए ना, बोलते नहीं, पूछिए महोदय, बोलिए रहमान साहब, आबिदुर रहमान, बोलिए रहमान साहब, बोलिए। मुख्यमंत्री राशि देने की बात 2021-22 में की गई है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के जवाब दिया गया है ताकि शिविर लगा करके उसको पैसा दिया जाए। और 2021 का मामला है, सिर्फ डिपार्टमेंट इससे बचना चाहती है हुजूर। ठीक है, बैठिए माननीय मंत्री, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 से बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से फोकानिया में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के प्रति 10,000 रुपए दिया जाता है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 2017-18 से बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मौलवी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना अंतर्गत पिछले 3 वर्षों से वंचित छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि वितरित करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अररिया जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में फोकानिया एवं मौलवी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्राप्त छात्र 440 का लक्ष्य था। 410 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया है, जिसका वितरण 93.18% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अररिया जिला में जब 2000 बच्चा पास किया, आप किस तरह से राशि तय किया? वित्तीय वर्ष 2021-22 में अररिया जिला में फोकानिया मौलवी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्राप्त लक्ष्य को 1544 के विरुद्ध 1233 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया। अध्यक्ष महोदय, जिसका वितरण 79.86% है। अररिया जिला में वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 से समेकित रूप से वितरण 82.81% है। फिर भी यदि 2020-21 में बच्ची छात्राओं को आवेदन समझ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तो भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये जवाब जो है तरोड़ मरोड़ के दिया जा रहा है ताकि 2021 में 2000 से ज्यादा सिर्फ अररिया क्षेत्र में हुआ है, उसी तरह से पूरे बिहार में, ताकि पैसा देने में और इस तरह राशि को तय करने में डिपार्टमेंट को क्या लगता है? अपने स्थान पे बैठिए, सरकार ने व्यापक जवाब दिया है, बैठ जाइए। श्री अजय यादव, श्री अजय यादव, श्री जितेंद्र कुमार, पूरा पूछिए, बैठ जाइए ना। पूरा संरक्षण आपको है, मेरा पूरा संरक्षण आपको है, जवाब हुआ है, बैठिए। कोई और जानकारी चाहिए तो अलग फॉर्मेट में लाइए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, उत्तर महोदय भ्रामक है और उत्तर में सरकार के अवर सचिव द्वारा अस्वीकारात्मक कहा गया है। महोदय, हकीकत महोदय कुछ और है। प्रत्येक दिन महोदय महीनों से दीदारगंज टोल प्लाजा से लेकर पहाड़ी तक ट्रैफिक लगातार प्रत्येक दिन जाम रहता है महोदय, जिससे महोदय आम जनों को, गण्यमान्य लोगों को, मरीजों को, विद्यार्थियों को, सभी लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है महोदय। तो क्या सरकार महोदय इस जाम के निदान हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकालना चाहती है? बिल से कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। अपने स्थान पे जाइए और अपने स्थान से अपनी बात कहिए। विस्तृत पूर्वक उत्तर दिए गए हैं और कार्रवाई भी की जाती है और ज्यादा मुस्तैदी से किया जाएगा कि जाम नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक दिन हम लोग आते हैं, नालंदा से आते हैं, नवादा से आते हैं, 1 घंटा में पटना पहुंचते हैं महोदय, और फिर दीदारगंज से
टोल प्लाजा तक महोदय पटना आने में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगता है महोदय। तो इसका क्या उपाय निकालना सरकार चाहती है महोदय, ये हम जानना चाहते हैं महोदय। और प्रत्येक दिन महोदय महीनों से निश्चित रूप से सुनिश्चित कर लेंगे हम कि इस तरह का जाम से मुक्ति मिले। बैठिए। धन्यवाद। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, श्री अमरेंद्र पांडे, श्री जयप्रकाश यादव, जयप्रकाश यादव, श्रीमती मंजू अग्रवाल, श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री शिव प्रकाश रंजन, शिव प्रकाश रंजन, श्री ललित कुमार यादव, श्री मुरारी मोहन झा, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मांग है उसका उत्तर अभी नहीं आया है। मुरारी जी बैठ जाइए। राजेश जी, राजेश कुमार गुप्ता बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न था कि रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के मौजा भदोखरा के अलावा खा के मकबरा के नजदीक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है। उत्तर आया है कि वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, सुन पूरक है कि अलावा खा के मकबरा के समीप कब्रिस्तान में शराब की बड़ी खेप पाई गई थी। यह स्थानीय लोगों के धार्मिक विश्वास एवं श्रद्धाओं के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अतः इलाके में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्राथमिकता के स्थान पर इस कार्य को संपन्न कराया जाए। बैठ जाइए। माननीय मंत्री, जहां प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि जहां हिंदू मुसलमान का विवाद में उसको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ये प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है। आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि वो कैसे प्राथमिकता में आएगा। जब वहाँ दंगा हो जाएगा तब वो आएगा। डीएम एसपी की कमेटी वो तय करती है। क्या डीएम और एसपी की कमेटी है जो तय करती है। हमारे विधानसभा में एक भी कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे कि वो जगह बहुत विवादित रहता। अध्यक्ष महोदय, देखवा लीजिए मंत्री। मुरारी मोहन झा, पूरा है सर, इसमें पूरा है सर। बैठिए बैठिए। कहाँ मुरारी मोहन झा? अध्यक्ष महोदय, मेरा मांग है जिसका उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। आप नहीं थे? माधो पट्टी पंचायत के नजदीक, क्योंकि वहां से मैंने बुलाया है आपको, और केवटी थाने की दूरी हटिए मुरारी हटिए। प्रोसीडिंग इस बात का गवाह है। आप मेरे कक्ष में आइए, हम पूरी प्रोसीडिंग दिखाएंगे आपको कि आपका प्रश्न मैंने बुलाया कि नहीं बुलाया आपको। आइए प्रोसीडिंग में आपको दिखाऊंगा। गुप्ता जी नहीं गए थे बाहर, यहीं थे। गुप्ता जी यहीं थे, बाहर नहीं गए थे। मुरारी मोहन जी, यहाँ बैठिए। आगे बढ़ गया। मैं आगे बढ़ गया। बोलिए मुरारी मोहन जी। नहीं अध्यक्ष महोदय, दोनों काम नहीं हो सकता। मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा यह कहना है कि चूंकि माधो पट्टी में जहां वो पंचायत का जिक्र मैंने किया है, वहां से कमतौल थाने मैंने नाम बुलाया, आप नहीं यहाँ कहे, नहीं बुलाया। केवटी थाने की दूरी 20 किलोमीटर होने के कारण ठीक से बोलिए। वहाँ हमेशा सीमा में रह के बोलिए, सीमा में रह के बोलिए। आसन पे आके लगाने की कोशिश मत करिए। बैठिए आप। बराबर नहीं होगा। रहती है, मर्डर भी हुई है। एक चौकीदार आप जाइएगा बाहर, अब आपको दोबारा बुलाने देंगे। थाना में ये तरीका नहीं है। पूछ लीजिए जिनका हत्या कर दिया, बगल में आपको पुकारा, आप नहीं थे। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसका हत्या कर दिया गया। इसलिए महोदय, मेरा मांग है
कि वहां जल्द से जल्द पुलिस चौकी का निर्माण कराया जाए। माननीय मंत्री, नियम से चलेगा, कार संचालन नियमावली से चलेगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा आपकी मर्जी से, नियम संचालन नियमावली से चलेगा। आप बाहर रहिएगा, आपको दोबारा आएगा तो बोलने देंगे आपको? नहीं जी, नहीं। बोलिए, आप बोलिए माननीय मंत्री, जवाब दीजिए इनको। महोदय, अभी वहाँ पुलिस नियमावली से ही मैं चलाऊंगा सदन, आपकी मर्जी से नहीं चलाऊंगा। 15 किलोमीटर और आक्षेप करने की कोशिश मत करिए आप आक्षेप मत करिए आसन पे, बिल्कुल नहीं करिए, गलत दिशा में मत जाइए। मेरा कहना यह है आदमी है, इतनी बार जीत गया, यही तरीका है, थाने से यही तरीका है बोलने। मंगवा ले और देखे महोदय कि ये 2 साल के अंदर में वहाँ कितनी डकैतियां हुई है, चोरी की घटनाएं हुई है, हत्या की घटना हुई है। इसलिए महोदय मेरा आपसे आग्रह है कि वहाँ अगर पुलिस चौकी दे दिया जाता तो लोग वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते। महोदय, माननीय मंत्री, ठीक है, दिखवा लेंगे। श्री विद्यासागर केसरी जी, पूछता हूँ। माननीय मंत्री, गृह विभाग पूरक पूछिए केसरी जी। उत्तर नहीं दिया गया है महोदय। माननीय मंत्री गृह विभाग विद्यासागर केसरी। विद्यासागर केसरी जी का पूरक उत्तर क्या है? क्या है? आदर्श थाना फारबिसगंज की घेराबंदी और शौचालय का निर्माण, इसको लेकर करके प्रश्न किया गया है कि थाना निर्मित भवन का चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आदर्श थाना भवन में शौचालय निर्माण भी हो चुका। अध्यक्ष महोदय, हाँ बोलिए। आदर्श थाना फारबिसगंज का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और थाना का जो भाग है 2 भागों में बटा हुआ है और उसका क्षेत्रफल मुझे लगता है कि 3.5 से 4 एकड़ भूमि में क्षेत्रफल है और चारों ओर जो है मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है और जो परिस्थिति है वहाँ कि किसी भी समय में जो है असामाजिक तत्व जो है उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारा कहना है कि आम जन को जो है शौचालय की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यदि कोई 10 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, पूरक मेरा कहना है कि आम जन के लिए भी वहाँ शौचालय की व्यवस्था हो। और जिस घेराबंदी का माननीय मंत्री जी जो बात कर रहे हैं वो छोटा सा जो है 2-3 कट्ठा के अंदर में थाना को घेरा गया है। जो थाना का जो भवन मुख्य भवन है उसको घेरा गया है, बाद बाकी जो उसका कैंपस है थाना का वो पूरी तरीका से खुला हुआ है। और माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य लिख के दे दें, हम इसकी जांच करवा लेंगे। ठीक है, मैं इसको पूरे तरीका से लिख कर दे दूंगा। श्रीमती मनोरमा देवी जी, पूरक पूछिए मनोरमा जी। श्रीमती मनोरमा देवी जी का जवाब पढ़िए माननीय मंत्री जी। नहीं मिला है सर, नहीं देख पाई है, पढ़ नहीं पाई है, जवाब पढ़ मंत्री से सुनना चाहती हूँ सर। पढ़ दीजिए। खंड 1 स्वीकारात्मक है, खंड 2 अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है, गया जिला में विज्ञापन संख्या 2/20/11 के आलोक में कुल 250 ग्रामीण एवं 26 शहरी गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। खंड 3 उपर्युक्त खंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई। माननीय मंत्री जी, बोलिए। माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहती हूँ सर कि 2011 में सभी जिलों में जो निकाला गया था होमगार्ड की बहाली, तो हमारे गया जिला में पुनः 2011 के बाद जो अभी नया बहाली निकला है, होमगार्ड की बहाली निकाला गया है, तो उसमें से हमारे होमगार्ड के बहाली हेतु विज्ञापन संख्या 2011 में सभी जिलों के लिए निकाला गया था, परंतु गया जिला के सफल हुए अभ्यर्थी को अभी तक नियुक्ति नहीं किया गया है। आपसे अनुरोध करती हूँ कि ये मतलब जो निकाला गया विज्ञापन है उसमें आप प्राथमिकता देकर मंत्री जी हमारे गया जिला को भी रखा जाए। माननीय मंत्री, मैंने उत्तर दिया कि 250 और 26 की बहाली कर ली गई है।
अगर माननीय सदस्य को और कुछ गुंजाइश है तो लिख के दे, हमको देखा लेंगे। श्री रणविजय साहू। पूछता हूं महोदय। पूरा पूछिए रणविजय जी। उत्तर प्राप्त नहीं है महोदय। पढ़े नहीं होंगे। नहीं महोदय, आया नहीं अभी तक। माननीय मंत्री गृह विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोरबा प्रखंड के चकपाड़ा पंचायत के मौजा कमतौल वार्ड नंबर 3 में कब्रिस्तान नहीं है। ग्राम कमतौल का कब्रिस्तान मौजा राजबाड़ा के वार्ड नंबर 5 में अवस्थित है। उक्त कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराए जाने की नीति है। महोदय, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, इनके अधिकारियों ने जो जवाब दिया कि वहाँ कब्रिस्तान नहीं है। महोदय, वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ पुराना खाता नंबर भी हम बता रहे हैं, नया खाता नंबर भी बता रहे हैं कि कब्रिस्तान नहीं जी। ये कहा बोले मंत्री जी, बोले ये तो प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं। नहीं बोले हैं सर, माननीय मंत्री जी बोले हैं कि वहाँ कब्रिस्तान अवस्थित नहीं है। नंबर 3 में। हाँ, तो हम ये जानना चाहते हैं महोदय, 100 वर्षों से ज्यादा से कब्रिस्तान वहाँ है, लेकिन सरकार के उदासीनता के कारण लगातार यह काम नहीं हो रहा है महोदय। वहाँ आवारा पशुओं या सामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का हमेशा खतरा बना रहता है। तो हम मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि नया खाता खेसरा, पुराना खाता खेसरा, सभी का हम विवरण दिए हैं महोदय। मंत्री जी कब तक इसको बनवा देंगे? मैंने उत्तर दिया महोदय, प्राथमिक सूची में नहीं है। कलेक्टर और एसपी की अध्यक्षता में कमेटी है, वही प्राथमिकता निर्धारित करता है। महोदय 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 माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि इन्होंने खाता खेसरा दिया है पुराना और नया भी दिया है, उसमें कब्रिस्तान है ऐसा वो कह रहे हैं। और जवाब आया है वहां से विभाग से, उसमें कह रहे हैं कब्रिस्तान नहीं है। एक बार इसकी जांच करा लीजिए, दिखवा लीजिए, एक बार दिखवा लेते हैं, पहले ये तो तय हो जाना। महोदय 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 मेरे एक पूरक और बचा हुआ महोदय। हम ये जानना चाहते हैं कि लगातार जो ये डीएम और एसपी के माध्यम से इसका मॉनिटरिंग होता है, और यह सवाल लगातार पिछले 4.5 वर्षों से मैं भी सदन के अंदर सुन रहा हूँ कि डीएम और एसपी के द्वारा यह मॉनिटरिंग होता है, इसमें जनप्रतिनिधि जो वहाँ के विधायक हैं उनको क्यों नहीं शामिल किया जाए? उनको शामिल किया जाए तब उसकी गंभीरता संवेदनशीलता बनी रहेगी। बैठ जाइए। डॉक्टर रामानुज प्रसाद, इसमें क्या पूरक पूछेंगे आप? ये पर्टिकुलर कब्रिस्तान का सवाल है, मैंने कहा दिखवा लीजिए, उसके बाद सवाल क्या होता है? नहीं, अलग फॉर्मेट में लाइए। डॉक्टर रामानुज प्रसाद, पूरक उत्तर नहीं डाला गया है। ये ट्रांसफर हो गया है स्वास्थ्य विभाग में। ये स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर हुआ है, जब आएगा तो आएगा। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर हो गया है। श्रीमती गायत्री देवी, अब पूछती हूँ। पूरा किसी में छपा हुआ? जी जी। पूछिए। जवाब में उत्तर है, कहा गया है, जवाब में कहा गया अररिया चौक पर बैंक नहीं है, दोस्तिया में बैंक है। अतः मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूँ अररिया में एक शाखा खुलवा देने के। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर संजीव जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने विस्तार से बताया है कि बैंक की शाखा खोलने के लिए क्या उसकी बैंक की पॉलिसी और क्या नीति है, लेकिन माननीय सदस्य की जो भावना है उसमें विचार किया जाए। ठीक। श्री अरुण सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री अचमित ऋषिदेव, श्री अचमित ऋषिदेव, श्री प्रेम शंकर प्रसाद, प्रेम शंकर प्रसाद, श्री सत्यदेव राम, मोहम्मद निहालुद्दीन, पूरक पूछिए निहाल साहब। महोदय, माननीय मंत्री का जो जवाब है उसमें इन्होंने लिखा है कि ये केस सोमोटो वो सब जुडिस है। हमारा ये कहना है
माननीय मंत्री जी। हाँ बोलिए बोलिए ना, पूरा पूछिए ना। माननीय मंत्री महोदय, ये खाता नंबर 19 प्लॉट नंबर 21, ये टोटल 12 डिसमिल जमीन है। इसका कोई तस्करा अपने रिपोर्ट में आपने नहीं दिया है। वो 217 प्लॉट का आपने जिक्र किया है कि जो मामला सबजुडिस है। असल वस्तु स्थिति ये है सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ये इस जमीन पर ये अभी एक आदमी का कब्जा है। वो जो मुख्यमंत्री के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, वो अपर सिक्योरिटी में है और उसी का ध्वंस दे करके ये पूरा जमीन को कब्जा किए हुए। पूरक पूछे ना, पूरक मेरा यही है कि क्या 219 जो प्लॉट है, 219 प्लॉट है जिस पर कोई इस पर केस मुकदमा नहीं है हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में, तो क्या उस प्लॉट में जो किए गए अतिक्रमण है उसको खाली कराने का इरादा रखते हैं आप? अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस निर्गत किया गया है। इसके आलोक में वक्फ अधिनियम 1995 की धाराओं के तहत अतिक्रमित भूमि के रिकवरी हेतु समाहर्ता पटना द्वारा दिनांक 7/12/2023 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अतिक्रमणकारी श्री ब्रजवल्लभ प्रसाद एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में श्री WJC नंबर 13617/2/2023 दायर किया गया है। उक्त बाद माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/4/2024 को पारित आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि मामले पर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। उक्त आदेश के उपरांत पटना व्यवहार न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय का इस बात के विरुद्ध किसी प्रकार का नोटिस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना द्वारा इस मामले पर विधिक मंतव्य लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। महोदय एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये मैंने यही कहा अपने पूरक में महोदय कि ये प्लॉट नंबर जो है 21, प्लॉट नंबर जो है 19, ये इसमें जो 12 डिसमिल जमीन है इसमें सबजुडिस का कोई मामला नहीं है। आपको जो जवाब दिया गया है घुमा के दे दिया गया है, दूसरे प्लॉट का जवाब आपको दिया गया है। अब उसके बारे में पूछे कि उसको उसमें अतिक्रमण खाली कराइए कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, जांच कराकर मैं उसको दिखवा लेता हूँ। एक जो इन्होंने जिस प्लॉट का जिक्र किया उसको एक बार दिखवा लीजिए। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, काल में बहिष्कार किए, एक प्रश्न का ही मात्र बहिष्कार हुआ सबों के राय से। उसके बाद से भी आप पुकार किए होंगे और थोड़ी ही देर के बाद 2 मिनट में माननीय सभी सदस्य सदन में चले आए। उसके बाद माननीय सदस्य श्री ललित जी का प्रश्न था और बिल्कुल प्रश्न के अवसर पर ही हम लोग सदन में आए थे, पहले ही आ गए। तो मैं नियम प्रक्रिया के तहत आसन सर्वोपरि है। सब माननीय सदस्यों के सुरक्षा की जिम्मेवारी माननीय को है। इसलिए माननीय के जो प्रश्न श्री ललित यादव जी का था, बिल्कुल सामयिक हम लोग प्रवेश कर गए, देर उधर नहीं किए। तो मैं आपसे चाहूंगा, आपसे आग्रह होगा कि इनके प्रश्न आप इसको अदरवाइज न लेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसको स्थगित करके किसी दूसरे दिन जवाब दिलवा दीजिए। इतना ही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। एक प्रश्न का मात्र बहिष्कार हुआ, साफ साफ लिखा है। आप देखिए 90 कल संचालनी वाली का 90 प्रश्नोत्तर के लिए समय में प्रश्न उस क्रम में पूछे जाएंगे जिस क्रम में वे सूची में आए हों। ठीक है, स्पष्ट है, इसमें कोई दुविधा नहीं है।
मैंने नाम पुकारा, मैं वहां तक चला गया, मुरारी मोहन झा तक। उसके राजेश गुप्ता जी का नाम पुकारा था, राजेश गुप्ता जी खड़ा नहीं हो पा रहे थे, ललित जी का नाम पुकार लिया, तो राजेश जी खड़े, अब उनका नाम, झा जी का नाम पुकार लिया, राजेश जी कहा कि मैं हूं, तो मैंने राजेश जी को बुलवाया, और कोई दूसरा कारण नहीं है। आप बताइए ना, ललित जी का ऐसा कोई प्रश्न तो है नहीं जो बड़ा संकट आ जाता है इस सदन के अंदर, सामान्य प्रश्न था, कोई बड़ा संकट वाला प्रश्न नहीं था। मैं किसी प्रश्न को क्यों इग्नोर करूंगा? जरा हमको बस समझा दीजिए, मेरा कोई झगड़ा है क्या ललित जी से? पुरानी दोस्ती है, आज से मेरे साथ यहाँ विधानसभा में ही। लेकिन 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 ये जिस ढंग से अपनी बात रखते हैं वो ढंग स्वीकार नहीं है, वो ढंग स्वीकार नहीं। आसन आसन नियम नियम के साथ तो नहीं होगा, नियम तो मैंने पढ़ के सुना दिया आपको, नियम तो पढ़ के सुना दिया, लेकिन इस ढंग से हमको स्वीकार नहीं। इस आसन, ये आसन कभी दबाव में निर्णय नहीं लेता है। आप जानते हैं माननीय, आप खुद हैं इस आसन में बैठे हैं, दबाव में निर्णय नहीं हो सकता है, नियम कार्यचरण नियमावली के तहत हो सकता है। आसन पर दबाव देने का कहीं भी किसी का हक नहीं बनता है। आसन सर्वोपरि है, आसन से हम आग्रह कर सकते हैं, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इनका प्रश्न है और बहिष्कार हो गया, तुरंत आ गए, इनको एक अवसर निश्चित इस प्रश्न पर विस्कोप उठ करके दूसरे इनका जवाब इनको भिजवा दीजिएगा। माननीय कार्य संगठन प्रस्ताव, माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 10 मार्च 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य संगठन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री अजय कुमार सविसा, श्री कुमार कृष्ण मोहन सुदय यादव सविसा, श्री सूर्यकांत पासवान सविसा, श्री समीर कुमार महासेठ सविसा, श्री महानंद सिंह सविसा, श्री रामबाली सिंह यादव सविसा, श्री राजेश कुमार गुप्ता सविसा, श्री अमरजीत कुशवाहा सविसा, श्री सदेव राम सविसा, श्री मोहम्मद अंजान नईमी सविसा एवं श्री रणविजय साहू सविसा। नंबर 2, श्री अजीत शर्मा सविसा। आज दिनांक 10 मार्च 2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों शिक्षा विभाग पर वाद विवाद एवं मतदान तथा बिहार विनियोग विधेयक 2025 का कार्यक्रम निर्धारित। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कार्यचरण नियमावली के नियम 176(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यसंघ प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अच्छा, हमको एक बात अजय जी बता दीजिए, कब आप बिना गंभीर वाले मसले कार्यसंघ में डालते हैं? कभी डालते हैं क्या? लेकिन मसला होता है मेरा। पढ़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सभी विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति हो रही है, जो कि बड़े बड़े निजी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इससे राज्य में आरक्षण नीति का पालन नहीं करने तथा निजी क्षेत्र के नियुक्तियों में भी आरक्षण नहीं होने से राज्य के SC, ST, BC, EBC एवं महिलाओं की भागीदारी या प्रतिनिधित्व नगण्य हो रहा है। इससे राज्य के बेरोजगार SC, ST, BC, EBC एवं महिलाओं को रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। अतः दिनांक 10/3/25 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राज्य आउटसोर्सिंग से बहाली एवं निजी क्षेत्र की बहाली में राज्य के SC, ST, BC, EBC एवं महिलाओं के पूर्ण आरक्षण देने हेतु विमर्श हो। जी शर्मा। मंत्री जी बैठे ही रहते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं। लिए अजीत शर्मा नहीं पढ़े हैं? अजीत शर्मा जी नहीं पढ़े हैं? आप पढ़िए, अजीत जी पढ़िए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कराए जाने के लिए दिया था। उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्ष 2019 से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लेकर शहरों से प्रारंभ कर गांव तक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, परंतु लगाए गए सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर टेस्टेड नहीं रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मीटर लगाने के तुरंत बाद ही खराब हो जाते हैं और मीटर की जांच करने एवं उसे बदलने हेतु उपभोक्ता से पैसे की वसूली की जाती है।
जबकि यह कंपनी की त्रुटि रहती है। साथ ही जो मीटर लगाने वाले मिस्त्री होता है वह प्रमाणिक नहीं होता, उसके पास इलेक्ट्रीशियन जैसे कोई डिग्री नहीं होती। राह चलते किसी व्यक्ति से एजेंसी मीटर लगवाता है। सरकार ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि जिस किसी भी व्यक्ति को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में झिझक हो वह पुराने मीटर के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवा सकता है ताकि उसे संतुष्टि हो, परंतु इसका कहीं भी अनुपालन नहीं किया जाता है। एजेंसी और पावर होल्डिंग कंपनी का कहना है कि यह ISI के स्टैंडर्ड पर बनी हुई होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपूर्तिकर्ता के सभी मीटरों की किसी स्तर पर कोई जांच नहीं होती, फलस्वरूप अधिक राशि की कटौती की जाती है। राज्य के उपभोक्ताओं में हाहाकार है। अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कराई जाए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री जहरुल हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा विधवा, वृद्ध एवं दिव्यांगजनों को प्रति माह 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है और यह राशि महंगाई को देखते हुए बहुत ही कम है। अतः मैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री विजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिला के घाट कुसुमा प्रखंड अंतर्गत ग्राम रजौली आरियो रोड से दरियापुर पचना मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य नहीं होने के कारण लगभग 10 गांव की आबादी वाले 12,000 जनसंख्या को आवागमन में कठिनाई होती है। अतः वर्णित स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार से मांग करता हूं। श्री अजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के दायां तटबंध पर नरहन पुल से कर्रक ढाला तक सिंचाई विभाग से बनी सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जिसके कारण 8 पंचायतों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। मैं सरकार से उक्त सड़क के जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज प्रखंड के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र सिमराहा एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जोगबनी दोनों अति महत्वपूर्ण ग्रामीण एवं शहरी चिकित्सा केंद्र को विकसित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल अस्पताल में तब्दील कर आधुनिक अस्पताल भवन, चिकित्सक आवासीय परिसर एवं 4 दीवारी निर्माण की मांग सदन से करता हूं। मोहम्मद अंजार नईमी। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत बहादुरगंज चेराघाट सड़क का निविदा के 1 वर्ष बाद भी काम चालू नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़क गड्ढे में तब्दील है, रोज दुर्घटना से अकारण मृत्यु हो रही है, जनता आक्रोशित है। मैं सरकार से सभी बाधाओं को दूर कराते हुए सड़क निर्माण आरंभ कराने की मांग करता हूं। श्री मानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार रोजगार देने की घोषणा करती है तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में प्रखंड स्तर पर ग्लोबल टेंडर करके छोटे छोटे संवेदक व उनके सहयोगी युवाओं को बेरोजगार करने में लगी है। ग्लोबल टेंडर पर रोक लगाने की मांग करता हूं। श्री अमरजीत कुशवाहा। अध्यक्ष महोदय, बोध गया में स्थित बौद्ध महाविहार मंदिर को ब्राह्मणों से मुक्ति के लिए बौद्ध भिक्षुओं की चल रहे आंदोलन को सरकार संज्ञान ले तथा बीटी एक्ट रद्द करते हुए बौद्ध विहार मंदिर को ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त कराने का सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती गायत्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंड में 20 पंचायत है और एक भी बालिका विद्यालय नहीं है, जिससे लड़कियों के पठन पाठन में कठिनाई होती है। अतः सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंड मुख्यालय में बालिका विद्यालय खोलने की मांग सरकार से करती हूँ। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोध गया मंदिर अधिनियम जिसे बीटी एक्ट 1949 कहा जाता है को निरस्त करते हुए आंदोलनरत तमाम बौद्ध अनुयायियों की मांग पर बोध गया मंदिर के प्रबंध समिति के सभी 9 सदस्य में बौद्ध धर्मावलंबियों को ही रखने की मांग सरकार से करता हूं। श्री मिश्री लाल यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के दरभंगा शहर में मच्छरों का प्रकोप भयानक स्थिति में है और रात दिन लोगों का जीवन मुहाल कर दिया है। बच्चे बूढ़े सभी
मच्छर से परेशान हैं, जिससे कई तरह के बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मच्छरों से निजात दिलाने की मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज पटना के मध्य बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस चलाई जा रही थी, जिसका परिचालन कुछ माह से बंद होने के कारण आम जन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से पुनः BSRCT की AC एवं नॉन AC बस सेवा नरकटियागंज पटना चलाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करती हूँ। सुश्री श्रेयसी सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में पान ताती समाज के लोगों का आर्थिक पिछड़ापन देखते हुए उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए पान ताती समाज को अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए सरकार से मांग करती हूँ। श्री वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिले के बिरहा गांव में बिरहा की होली मनाई जाती है। इस गांव में मनाई जाने वाली होली को लेकर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इसे बिहार के वृंदावन तक की संज्ञा भी दी है। इस सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए बिरहा की होली को राजकीय होली महोत्सव के रूप में मनाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुलासगंज में अस्पताल प्रबंधक द्वारा एक्सरे मशीन खराब होने तथा ऑपरेटर का न होने की बात बताकर इलाज से इनकार कर दिया जाता है, जिससे मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हो जाते हैं। जांचोपरांत नया मशीन लगाने एवं ऑपरेटर नियुक्त करने की मांग करता हूं। श्री गोपाल रविदास। महोदय, बिहार के सभी प्रखंडों में उर्दू ट्रांसलेटर की सरकार तत्काल नियुक्ति करे, इसकी मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से बीमार एवं लाचार लोगों को आवागमन में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड अंतर्गत राजापाकर दक्षिणी पंचायत के चौबा चौक पर अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच पथ निर्माण कराने की सरकार से मांग करती हूँ। श्री अख्तरुल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत बैसा प्रखंड के मीरपुर से सिंगिया जाने वाली सड़क में गुणवत्तापूर्ण निर्माण न होने एवं विगत 4 वर्षों में अनुरक्षण नीति अंतर्गत मरम्मती कार्य न कराने के कारण सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। अतः मैं सरकार से संवेदक के विरुद्ध विशेष जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्यरत कर्मियों को 6,000 रुपये तथा न्याय मित्र को 7,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जो इस महंगाई के समय में काफी कम है। अस्तु ग्राम कचहरी सचिव को 20,000 रुपये तथा न्याय मित्र को 25,000 रुपये प्रति माह देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्सुदा यादव। महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत रत्नी फरीदपुर प्रखंड के पंडौल पंचायत के ऐरा मुख्य पथ से ग्राम बेदौली बिगहा, जो आज तक सड़क संपर्क नहीं रहने के चलते आम लोगों के व्यवहारिक जीवन के चारों क्षेत्रों में अंधेरा है, सरकार से सड़क निर्माण की मांग करता हूं। श्री राजेश कुमार गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में हर घर जल का नल योजना अधूरी है। आधे से ज्यादा शहर को जनता भीषण जल संकट झेल रही है। मैं इसे यथाशीघ्र पूर्ण करने की मांग करता हूं। श्री विजय कुमार खेमका। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला सहित बिहार के सभी सरकारी, गैर सरकारी वाहन चालक एवं संवाहक की संख्या लाखों में है, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है। इनको समय पर सम्मानजनक वेतन, मेडिकल फैसिलिटी, यूनिफॉर्म, पारिवारिक सुरक्षा, शिक्षा लाभ देने की मांग सरकार से करता हूं। रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत ताजपुर प्रखंड NH 28 उत्क्रमिक मध्य विद्यालय
नबका टोल फतेहपुर स्कूल जाते समय दुर्घटना में 2 बच्चे का मृत्यु और 2 घायल हो गए, जिसका समस्तीपुर ट्रैफिक थाना संख्या 45/24 है। अतः भविष्य में दुर्घटना से बचाव हेतु NH 28 के समीप स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग करता हूं। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे, उसके बाद शेष तो निकाल के सूचनाएं पढ़ी जाएंगी। माननीय सर श्री मुकेश कुमार यादव, आपका सूचना पढ़ा हुआ है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुकेश कुमार यादव और 4 हमारे माननीय सदस्य ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है, जिसपे पहले से सरकार का ध्यान आकृष्ट है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार के कुछ जिलों में घोड़ा परास की उपस्थिति और इसके द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने की सूचना है, किंतु उल्लेखित क्षेत्रों के फसल पूरी तरह बर्बाद या तबाह होने की सूचना नहीं है। घोड़ परास एवं जंगली सूरों द्वारा फसल क्षति एवं आम जन को पहुंचाई जा रही क्षति का संज्ञान लेते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या वन प्राणी 1/13-81 दिनांक 17/1/2019 तथा मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक बिहार के कार्यालय आदेश संख्या वन प्राणी 01 सह पठित ज्ञापांक वन प्राणी 65 दिनांक 25/1/2019 द्वारा घोड़परास तथा जंगली सुअर जो किसानों के खड़ी फसल को नुकसान करते हैं को बिहार राज्य की सीमा के अंतर्गत वन प्रमंडल पदाधिकारियों को 100 तथा वन संरक्षक को 500 तक घोड़परास तथा जंगली सुअर को मारने हेतु अनुमति देने की शक्तियां प्रायोजित की गई थी। वर्तमान में इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर समाधान योग्य बनाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या वन प्राणी 01/2023-127 दिनांक 18/2/22 द्वारा बिहार राज्य के सभी ग्राम पंचायत के मुखिया को उनकी पहचान उनके सीमा के अंतर्गत गैर वन इलाकों एवं गैर सरकारी भूमि में ऐसे घोड़परास तथा जंगली सुअर जो खेती बागवानी की फसल या मनुष्यों के जान माल के लिए खतरनाक हो चुके हैं को आखोट या मारने का आदेश हेतु प्राधिकृत किया गया है। इस क्रम में प्रधान मुख्य वन रक्षक बिहार पटना के आदेश संख्या 04 सब पठित ज्ञापांक वन प्राणी 169 दिनांक 16/3/2022 द्वारा घोड़परास और जंगली सुअर के आखोट मारने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी सह ग्राम पंचायत मुखिया को प्रदत्त की गई शक्तियां प्रत्यायोजन की तिथि से 5 वर्ष तथा अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधन किए जाने तक के लिए लागू है। बिहार राज्य की अधिसीमा अंतर्गत उपयुक्त अधिसूचना आदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या वन प्राणी 2/2020 दिनांक 6/10/2022 द्वारा दक्ष आखोट शूटरों का पैनल भी तैयार किया गया है, जिसकी प्रति सभी विभागों, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, सभी जिला पदाधिकारियों एवं सभी आरक्षी अधीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग एवं पंचायती राज विभाग बिहार का संयुक्त दिशा निर्देश पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के पत्रांक विविध 02-14/2023/609 दिनांक 18/1/2023 द्वारा निर्गत है। इसके अनुसार घोड़परास जंगली सुअर का खोट करने या उनके सबों का निष्पादन करने हेतु अनुज्ञप्ताधारी शूटर को घोड़परास या जंगली सुअर के मारने पर प्रति घोड़परास या जंगली सुअर 750 रुपये काटिज खर्च की भरपाई के रूप में देय होगा।
मारे गए घोड़परास या जंगली सुअर को जमीन में गाड़ने हेतु 1250 रुपया घोड़परास के लिए और 750 रुपया जंगली सुअर के लिए दर भी व्यय किया जाएगा। घोड़परास और जंगली सुअर के निपटान में होने वाले व्यय का वहन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। उक्त आदेश के आलोक में राज्य के अंतर्गत विभिन्न जिलों में वित्तीय वर्ष 2024-2025 घोड़परास के आखोट से संबंधित विवरण मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को देना चाहता हूं। वैशाली में 3057 घोड़परास को आखोट किया गया है। गोपालगंज में 685, समस्तीपुर में 256, मुजफ्फरपुर में 124, सीतामढ़ी में 71, मुंगेर में 48, बेगूसराय में 14, सारण में 18, नालंदा में 6, कुल मिलाकर 4279 घोड़परासों को आखोट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के द्वारा बहुत लंबा चौड़ा एक्ट के द्वारा पत्रांक दिनांक के द्वारा हवाला देकर कहा गया, लेकिन मंत्री जी के द्वारा ये भी कहा गया है कि फसल क्षति की कहीं सूचना नहीं दी गई। मंत्री जी कोट किए हैं जब फसल क्षति कहीं नहीं हुआ, ऐसा कहीं सूचना नहीं है। तो मैं 2-4 जगह एग्जाम्पल देना चाहता हूं मंत्री जी को। जो मेरे जिला में, सीतामढ़ी जिला के जानीपुर में सैकड़ों एकड़ फसल घोड़परास के द्वारा रौंद दिया गया था। जिला अधिकारी, अंचल अधिकारी सभी को इसकी सूचना दी गई थी। विभाग में अभी मंत्री जी को जो रिपोर्ट आया है, न जाने कैसे अधिकारी है, उसका लिखित भी हमारे पास है। मुकेश जी, पूरा आपका विषय बड़ा गंभीर है और इस सदन में मुझे आज भी याद है, मैं 95 से हूँ, उसमें से सवाल उठता है। और स्वामीनाथ तिवारी जी नैनी जोर का सवाल उठाते थे घोड़ापरास के बारे में। मेरा कहना है कि आपका पूरा प्रश्न है घोड़ापरासों से सुरक्षा हेतु क्या किया जाए। इस पर कई चर्चा हुई सदन के अंदर, विशेष चर्चा भी हो चुकी अलग से। तो मेरा कहना है कि आप उस पर कुछ पूछे ना, क्या सरकार ने जो किया तो बताया आपको। अगर आपको उसमें और कुछ सुझाव देना हो और कुछ बात करनी तो कहीं पड़ी। सार्थक विषय ये विषय केवल प्रश्न उत्तर का नहीं है, बहुत सार्थक विषय है, इसलिए पूछे ना। मंत्री जी के द्वारा सर कहा गया है कि फसल कहीं क्षति नहीं होता है। हमारे यहाँ जिला में जानीपुर में घोड़परास के द्वारा और जंगली सुगर के द्वारा कई व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। तो बताएं अध्यक्ष महोदय, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। हम मंत्री जी से पूछना, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, जब मंत्री जी लंबा चौड़ा वक्तव्य दे रहे थे, वित्तीय वर्ष कितना उस जंगली सुगर और घोड़परास के लिए राशि खर्च की गई है, इसकी सूचना हमको बतला दे सदन के माध्यम से। मंत्री से ये कहना है कि जो वन विभाग, ये पूछना है कि वन विभाग निश्चित तौर पे प्राय हम देख रहे हैं कि जहां जहां भी पूछा गया है नीलगाय के लिए और मंत्री का जवाब सुअर का भी है, तो निश्चित तौर पे अगर इस तरह का है तो बंदर क्यों छूट जाता है, सांप का क्यों छूट जाता है। और ये माने चिंता का विषय है कि एक तरफ सरकार आपदा से देती है 4 लाख, अब वन विभाग देती है 5 लाख। ये कहते हैं पंचायती राज पैसा देगा, तो उसी को अगर 10,000 वन विभाग अगर दे तो निश्चित तौर पे ये समस्या का निदान हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं वन विभाग के बीच में ये रहेगा कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, चाहे जिस चीज के लिए, शिकारी के लिए, चाहे इसके लिए, तो निश्चित तौर पर इस प्रॉब्लम से हम कर रहे हैं। हाँ, तो पैसा पंचायती राज दे रहा है ना, ये क्या कर रहा है, पंचायती राज सरकार देती है भाई, राज क्या देता है। हमारा वन विभाग का प्रॉब्लम है, वन विभाग इसको सॉल्व करे। जब इतना लंबा ये प्रॉब्लम राज्य का है, आम आदमी का प्रॉब्लम है, वो समस्या से पीड़ित है। अध्यक्ष महोदय, संरक्षण आपसे चाहिए कि 20 वर्ष से लगातार नीलगाय बढ़ता जा रहा है, सुअर बढ़ता जा रहा है, समाप्ति के लिए क्या योजना है वो बताएं। बताइए। एक मिनट हारी प्रतिमा जी को बोलने दी। हाँ बोलिए। चूंकि ये वन विभाग का मामला है तो मेरा आग्रह है और सुझाव भी है सरकार को कि पंचायती राज को ना देकर के ये वन विभाग के अधिकारियों से घोड़परास को मरवाया जाए। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी पंचायत के मुखिया जी द्वारा कहा जाता है कि राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण हम नहीं मरवा पाएंगे, और संख्या इसकी इतनी तेजी से बढ़ती है कि यदि 10 मरवाते हैं तो 1 महीने के अंदर में वो 100 हो जाते हैं। बहुत तेजी से बढ़ता है और इसमें जान माल की भी हानि होती है। तो जो लोगों को घोड़परास द्वारा घायल कर दिया जाता है,
उनकी जान चली जाती है। उसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है? घायल लोगों के लिए इलाज के लिए क्या व्यवस्था है? आप तो पूछ चुके ना एक बार सर, आप तो एक बार बोल ही चुके ना। मैंने बोल एक और पूरक है सर, पूछना चाहते हैं कि फसल से सरकार ने क्या व्यवस्था करें न पूछना चाहते हैं सर, ये फसल क्षति एवं इंजोर्ड के लिए मंत्री जी के द्वारा उसमें कोई चर्चा नहीं की गई। फसल क्षति अगर रिपोर्ट आती है, सरकार को अगर संज्ञान में जाता है कि फसल क्षति हो गया है या इंजोर्ड हो गया है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करना चाहिए? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, पांचों सदस्य जो इस सूचना को लाए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जितना पूरक पूछना है पूछ ले, एक ही बार जवाब दे। अब हो गया, आपको कह रहे हैं जवाब देने के लिए, तो आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। अपनी बात कही, इसलिए मैं सबको पहले अध्यक्ष महोदय, प्रॉब्लम सॉल्व ऑलरेडी हो चुका है। जानकारी के अभाव में माननीय सदस्य के द्वारा ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। आप संतुष्ट करिए अपने जवाब। मैं संतुष्ट करता हूं। हाँ, बताइए। सरकार ने जो अभी इन्होंने कहा, सर याद है, बोलिए। अभी हैं, वो गए नहीं है, परसों मेरी बात हुई है उनसे। हाँ भाई, ब्रह्मपुर विधानसभा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो व्यवस्था बिहार सरकार ने किया है नीलगायों के आखोट के लिए, ऐसी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है। इसका अनुसरण करने दूसरे राज्यों के भी लोग आ रहे हैं कि क्या नियम हमने बनाया है। और आपको बताना चाहता हूं, इनको जानकारी नहीं है कि सरकार ने पहले ही नियम बना दिया कि अगर घोड़परास के द्वारा अगर किसी की मृत्यु हो जाए या किसी को इंजरी हो जाए, उसके लिए क्या धनराशि दिया जाएगा, उसकी भी नियमावली बना दी गई है। या अगर आपके फसल का नुकसान होता है तो प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपया सरकार देगी। ये मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूं। दूसरा, सरकार ने 13 शूटरों का नाम भी दिया है कि इन 13 शूटरों को सूचना दिया जाए। आपको सिर्फ पंचायत के मुखिया को सूचना देना है और पंचायत के मुखिया वन विभाग को, करस्पॉन्डिंग एसडीओ को, एसपी को, डीएम को देंगे और सूचना प्राप्त होते ही वैसे शूटर को बुलाकर उसको शूट कराया जाएगा। और ये दोनों विभाग में सहमति बनी है, दोनों विभाग के बैठक में सहमति लिया गया कि पंचायती राज विभाग के द्वारा पैसा दिया जाएगा। तो माननीय सदस्य क्यों जिद कर रहे हैं कि वन विभाग ही दे? जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि नीलगायों और सूअरों के आखोट के लिए प्रॉपर नियम सरकार ने बनाया है, जिससे कि फसलों की सुरक्षा हो सके और आम नागरिकों को अगर कोई आघात पहुंचता है तो मृत्यु पर 10 लाख रुपए, मनुष्य की गहरी चोट पर 1,44,000 रुपए और मनुष्य की हल्की चोट पर 24,000 रुपए देने का भी प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, हो गया, आपने बैठी सर। एक मिनट, अभी केवल माननीय मंत्री जी बैठिए ना। माननीय मंत्री जी एक आग्रह केवल करेंगे आपसे, सरकार ने अच्छा नियम बनाया है, सब प्रकार की व्यवस्था की है, एक बार फिर से रिमाइंड कर दिए जिलाधिकारियों को कि थोड़ा इसमें परसों करें ताकि ये जो बढ़ रहा है इसका प्रकोप कम हो सके। ठीक है। श्री विद्यासागर केसरी, अपनी सूचना पढ़िए। बैठिए, हो गया। ये देश में यही है ना, देश पूरा होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना में विभिन्न आपराधिक मामलों एवं अन्य मामलों में सीजर गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। इन सभी गाड़ियों को वर्षों तक थाना परिसर या थाना के सामने सड़कों पर एक ही स्थान पर खुले में रखा जाता है, जिसके कारण थाना परिसर में रखे गाड़ियों से थाना में अतिक्रमण सा लगता है एवं स्वच्छता सुंदरता में कमी आती है। कई थानों में सीजर गाड़ियों को सड़कों पर रखा जाता है, जिसके कारण सड़क दुर्घटना एवं जाम की समस्या बनी रहती है। अतः राज्य के सभी थानों में सीजर गाड़ियों को थाना परिसर एवं थाना के सड़कों के सामने से हटाकर अन्यत्र किसी सुरक्षित स्थान पर रखने की ओर
सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के सभी थानों में विभिन्न आपराधिक मामलों एवं अन्य मामलों में जब्त वाहनों को थाना परिसर अथवा थाना के आसपास खाली स्थानों पर रखा जाता है। पटना जिला के विभिन्न थानों में काफी संख्या में जब्त लावारिस बरामद वाहनों के रखरखाव हेतु आधारभूत संरचना निर्माण के लिए पटना सदर अंचलांतर्गत मौजा गुजरा दियारा थाना नंबर 139 रकबा 18 एकड़ जमीन और सर्वेक्षित भूमि का निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र पटना के अनुरोध तथा गृह विभाग के आदेश के आलोक में उक्त भूमि पर आधारभूत संरचना निर्माण के लिए साइट प्लान एवं तकनीकी अनुमोदित प्राक्रम तैयार करने के लिए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पटना से अनुरोध किया गया है। विभागीय संख्या 597 दिनांक 12/1/23 द्वारा पटना जिला को छोड़कर से सभी जिले में जिला पदाधिकारियों को थाने में जब लावारिस बरामद वाहनों रखरखाव हेतु केंद्रीकृत यार्ड बनाने के लिए जिला मुख्यालय के आसपास 2 एकड़ से 5 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित करने के आदेश दिया गया है। हो गया, हो ही रहा है। जवाब अध्यक्ष महोदय, पूरा पूछ लेते हैं। बोलिए। बहुत सारा गाड़ियां जो है अच्छी कंडीशन में रहते हुए न्यायालय में लंबित करोड़ों कांडों से उबर नहीं पाती है। मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि लंबे समय से जब न्यायालय की प्रक्रिया चलती है, उस परिस्थिति में जो गाड़ी के वाहन मालिक है वो गाड़ी नहीं निकाल पाते हैं, जिसके आर्थिक उनको नुकसान होता है और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का भी नुकसान है। इसलिए हम एक माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे और सरकार से कहना चाहेंगे कि एक प्रावधान लाए कि जो गाड़ियां एक नियमावली के तहत जो है 2 बरस 4 बरस एक समय निर्धारित कर दे कि इतने समय में अगर यदि न्यायालय से के कांडों से यह जो है उबर नहीं पा रहा है, उस परिस्थिति में गाड़ी को नीलामी कर दे, जो पैसा हो ट्रेजरी में जमा करे और उस पैसे को जो है जब लंबित कांड का निपटारा हो जाए तो या तो गाड़ी मालिक को दे दिया जाए या सरकार को, यदि सरकार के पक्ष में तो सरकार के खाते में चले जाए। भाई माननीय मंत्री जी आप ही बोल दीजिए। महोदय, अदालत का जब तक निर्णय नहीं होगा नहीं हो सकता, तब तक उस गाड़ी के विषय में कुछ भी करना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक पूरा हो गया, एक पूरा माननीय मंत्री जी ने बताया कि ये पटना में भी जो है इसका जो है कोई प्लॉट लेकर के उसको जो है व्यवस्थित किया जाएगा और अन्य जिलों में भी जो है गाड़ियों का जो है कबाड़ों का जो है रखरखाव के लिए जो है जिला पदाधिकारी को जो है सूचित किया गया है और उसके लिए जमीन को चिन्हित करने के लिए जो है कहा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था कब तक हो जाएगी ताकि जो है जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था कर दें और जो गाड़ियां जो परिचालन होती है चाहे आम लोगों का वो अतिक्रमण मुक्त हो जाए सड़क। पुलिस निर्माण निगम को निर्देशन किया गया है, एस्टीमेट वगैरह बन रहा है, जहाँ जहाँ जमीन चिन्हित होगा जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए। श्री अख्तरुल ईमान सूचना पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहारी मजदूरों की एक बड़ी संख्या रोजगार के खातिर देश के अन्य राज्यों में पलायन करने पर विवश है। ये प्रवासी मजदूर अपनी जीवन यापन, परिवार के पालन पोषण करने के साथ साथ बिहार राज्य के आय में वृद्धि करने का भी एक स्रोत है। प्राय दिन आकस्मिक घटना एवं अन्य कारणों से जब उन मजदूरों की दूसरे प्रदेश में मौत हो जाती है तो मृतक के परिवार वालों में मातम हो जाती है। ऐसे रोते बिलखते परिवार का शोक और बढ़ जाता है जब मृत लाश को घर लाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिस कारण माता पिता बच्चे एवं पत्नी अंतिम संस्कार के समय भी अपने कमाओ प्रियजन का मुख तक देख नहीं पाते और न जाने उसके मृत शरीर के साथ क्या व्यवहार होता होगा। अतः सरकार इस गंभीर मामले में सरकार इन प्रवासी मजदूरों के शवों को अंतिम संस्कार हेतु घर पहुंचाने की व्यवस्था करे। इसके लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री बैठ जाइए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्य से मेरा आग्रह होगा
कि आपने जो सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है उस प्रश्न में आपने पलायन जैसा शब्द लिखा है। सदन में सभी माननीय सदस्य बुद्धिमान है, सभी लोग जानकार हैं। ये पलायन इज द एस्केप दैट इज नॉट माइग्रेट। ये पलायन जो शब्द है ये भ्रामक शब्द है और ये डेमोक्रेसी है। इसमें कहीं भी देश के अंदर मूवमेंट करने की सबको अपनी आजादी है। और पलायन का तात्पर्य उस शब्द से है जो अस्थायी रूप से अपने पैतृक एड्रेस को, पैतृक निवास को सदा के लिए छोड़ के कहीं दूसरे जगह चला जाए। इसलिए इस तरह का भ्रामक शब्द बहुत आता है। पलायन पलायन बताते हैं एक अरे सुन तो लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, बताते हैं, सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य तो रखिए। आप जवाब पढ़िए। पलायन हुआ था कश्मीर में, पंडितों का पलायन हुआ था जो घर छोड़ के कहीं दूसरे जगह चले गए थे। और एक और ये अध्यक्ष महोदय, ये प्रोसीडिंग का पार्ट गलत है। बिहार जैसे राज्य में सुशासन, माननीय मुख्यमंत्री के सुशासन के राज्य में यहाँ के लोग पलायन करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है बिहार की। तो हो गया ना, वो राज चला गया। एक शब्द और है इसमें, जवाब देते हैं ये पलायन शब्द इससे हटा लिया जाए। और दूसरा है अध्यक्ष महोदय कि मृत लाश, वही तो बताते हैं यार, बताते हैं, बैठिए तो बताते हैं। आप इधर देख के बोलिए, उधर नहीं देखिए, जवाब दीजिए। और माननीय प्रश्नकर्ता का एक प्रश्न में है कि मृत लाश नहीं, पार्थिव शरीर जो हमारे श्रमिक या जो बाहर यहाँ के लोग जाते हैं किसी बम ब्लास्ट में, कोई आपत्ति स्थिति में जब बहुत लोग मर जाते हैं उसमें उसको लाश कहते हैं। ये शब्द जो है ये भ्रामक, ये सदन में नहीं होना चाहिए। जवाब है बिहार राज्य के बाहर काम करने वाले। आप शब्द पर ध्यान मत दीजिए, माननीय सदस्य की भावना पर ध्यान दीजिए। बताइए। वही तो कह रहे हैं, वही बता रहे थे। बिहार राज्य के बाहर काम करने हेतु गए प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को, अरे सुन तो लीजिए एक बार, फिर आप उधर देख रहे हैं, इधर देखिए। बिहार राज्य के बाहर काम करने हेतु गए प्रवासी श्रमिकों के दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाने का व्यय श्रम संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही विपदा में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने का व्यय भी श्रम संसाधन विभाग द्वारा ही किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त कार्य हेतु कुल रुपए 86,50,000 के बजट का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 47 मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाया गया। प्रवासी श्रमिकों को राज्य से बाहर सहायता प्रदान करने हेतु बिहार भवन नई दिल्ली में प्रवासी श्रमिक केंद्र स्थापित है। लिख लीजिए, प्रवासी श्रमिक केंद्र स्थापित है। प्रवासी श्रमिकों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं किसी भी मामले के अनुसरण हेतु बिहार श्रम सेवा सामान्य संवर्ग के सहायक श्रमायुक्त प्रवासी एवं श्रम अधीक्षक का पद सृजित है। विपदा में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के परिजन द्वारा आकस्मिक स्थिति में बिहार भवन नई दिल्ली में स्थापित प्रवासी हेल्पलाइन नंबर 7217788114 अथवा नियोजन भवन पटना में स्थापित टोल फ्री नंबर 1800296556 पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार जैसे डेंसेस पॉपुलेशन में थोड़ा सा जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं। दे दिए जवाब, बैठ जाइए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री नए हैं लेकिन विद्वान मंत्री हैं, मैं बधाई देता हूं। एक उर्दू की दो पंक्तियां हैं सर, कि अल्फाज के फेरे में उलझते नहीं दाना, शब्दों के फेर में अकलमंद नहीं उलझते हैं। जो समंदर में डूबता है उसको सिप से नहीं मोती चुनना है। मैं कह क्या रहा हूं, मैं आसमान के तारे नहीं मांगा गरीबों के लिए,
जो गरीब कमाने के लिए आता है, पलायन है कि प्रवासी है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वो तो हो गया, मैं नहीं कहा नहीं सर, ये गैर जरूरी बात उसने छाड़ दी। अरे मैं आप सर, सर मेरा एक मुतालबा है सर गरीबों की तरफ से, बिहार के करोड़ों गरीब मजदूर बाहर में कमाने के लिए जाने के लिए बेबस है। हमारे बच्चे IAS IPS बन के भी जा रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं, पूरा पूछिए ना। मैं साफ कहता हूं सर कि उनके सबको, जिनको लाश कहने पर इनको दिक्कत है, उर्दू में उसको लाश कहते हैं, समझ लीजिए, उनके सबको मरने के बाद उस कमाऊ पुत्र को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी को, मेरे आग्रह पर उन्होंने विदेश से लाश को लाने का कानून बना दिया, लेकिन अन्य राज्यों से उनको लाने का, मजदूरों को लाने की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार इन कमाओं को, जिसकी वजह से बिहार के बजट में जो पैसा है इन गरीबों की कमाई है, उसका खून पैसे की कमाई है, और उसके लाश को नहीं लाएंगे आप? क्या लाश को लाने की व्यवस्था करेगी सरकार? ये मैं पूछना चाहता हूँ, साफ साफ बोले, हाथ में घुमाइए मत माननीय मंत्री महोदय। अरे सुनिएगा भी, आजा बैठिए, आप भी कहने पर जवाब देंगे। बिहार सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 के तहत दुर्घटना मृत्यु में मृत प्रवासी श्रमिकों को वैध आश्रितों को रुपए 2 लाख की अनुदान राशि मिलती है। बताते सर मेरा सवाल आसमान का है या जमीन का जवाब दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सारे मजदूर वो सर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से ऐसे लेबरों को अगर वहां एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर लंबे प्रोसेस के बाद उनको पैसा देता है, तो हम लोग भी जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इमीडिएट उनका घर बिलक रहा है, पत्नी रो रही है, मां पटक रही है, क्या उनके लाश को फौरन लाने की व्यवस्था करेंगे कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ सर। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, 100 को बिहार के देश के किसी राज्य में अगर किसी श्रमिक का, किसी प्रवासी मजदूर का अगर दुर्घटना हो जाती है, उसका 100 उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था श्रम संसाधन विभाग करता है। और इस बार 25-26 के बजटीय प्रावधान में 86,50,000 का बजटीय प्रावधान है। और आपको बता दूं, ये बिहार तो बिहार अभी मेट्रो में आपका 3 मजदूर की दुर्घटना हुई थी। एक बात खाली बता दी ना, उनको कुछ भ्रम है। मैं तो बता दिया कि प्रधान करता है। माननीय मंत्री जी सुन तो लीजिए ना, केवल ये बता दिए कि उसका प्रोसेस क्या है, सूचना देने का क्या प्रोसेस है, कहाँ सूचना करते हैं, बस ये बताइए। मैं तो चाह रहा हूँ सर, अरे भाई अब तो सरकार की व्यवस्था है, आवंटन है। एक मिनट हो सकता है, मैं एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं करता हूँ सर। जब भी कोई मजदूर बाहर मरता है सर, उसको लाया जाए, मैं ये सवाल कर रहा हूँ सर।